जो हम सवाल देख रहे हैं हमारे शो में ना, उसमें एक्टिव फंड्स तो खैर लोगों के पास है ही, लेकिन आजकल पैसिव का भी बहुत बोलबाला है। आप भी जानते ही होंगे, धड़ल्ले से हमने देखा कि बाजार जब अच्छा कर रहा था तो एएमसीज ने धड़ल्ले से पैसिव फंड्स लॉन्च किए हैं। उसमें भी अलग अलग मोमेंटम और पता नहीं क्या क्या फैक्टर इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे यहाँ पर इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज निकल कर आई हैं। वेस्ट में ये स्ट्रैटेजीज बहुत काम भी करती हैं मेरे ख्याल से, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि क्योंकि वो ट्रेंड में है तो लोगों ने लपक लिया है, खरीद लिया है। अब आपके पोर्टफोलियो में एक फंड मैनेजर भी हैं जिनका फंड आपके पास है, एक पैसिव भी है जहां पर ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं मूवमेंट हो रही है के हिसाब से। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अब दिस इज अगेन अ केस ऑफ ओवर एक्सपोजर, ओवर डिवर्सिफिकेशन। अगर आप उसको थोड़ा सा बारीकी में जाके समझेंगे, जैसे आपने कहा कि सेक्टर फंड्स नहीं लेने चाहिए, उसी तरह अगर आपने पैसिव पोर्टफोलियो बना रखा है तो केवल पैसिव ही जाएं, एक्टिव बना रखा है तो केवल एक्टिव ही जाएं। सवाल अब यहाँ पर यह भी है कि क्या दोनों को अपने पोर्टफोलियो रखा जा सकता है, जिसका जवाब अधिकतर समय हाँ ही है, लेकिन किस मात्रा में उसको रखा जाए ताकि यहाँ भी डाइवर्सिफिकेशन ओवर डिवर्सिफिकेशन ना तब्दील हो जाए, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। जी, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ कि जहां जहां बास्केट बहुत छोटा है, जैसे लार्ज कैप में 100 स्टॉक्स का ही बास्केट है। अब आप एक्टिव में जाएंगे तो फंड मैनेजर को उन्हीं 100 स्टॉक्स में 80% पैसा लगाना है। पैसिव में जाएंगे तो भी वही 100 स्टॉक्स में से 30 या 50 स्टॉक्स में पैसा लगेगा। तो ये एक अच्छी कैटेगरी है। आप फंड मैनेजर की फीस बचाइए और पैसिव फंड में, इंडेक्स फंड या ईटीएफ में पैसा लगा लीजिए। मिड कैप अगेन 150 स्टॉक्स का बास्केट है, यहाँ सूट होता है। लेकिन जब भी बास्केट बहुत बड़ा है, इंडिया में अभी भी वेस्ट के मुकाबले प्राइस इनएफिशिएंसीज हैं, मिस प्राइस अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए जहां भी ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है, 5000 स्टॉक्स हैं चुनने के लिए। मल्टी कैप फंड अगेन लगभग 5000 स्टॉक्स हैं चुनने के लिए। वैल्यू फंड्स हो, फोकस फंड्स हो, जहां बहुत बड़ा मैंडेट है, वहां अगर आप एक एक्सपर्ट पे भरोसा करते हैं तो मेरा मानना है कि आज भी मार्केट बीटिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो जब जब आपने अपना अपना एक किसी फाइनेंशियल एडवाइजर, जब आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवाते हो, वहां पे जो लार्ज कैप और मिड कैप एलोकेशन है, उसमें आप एक ही फंड भी ले सकते हो। लार्ज एंड मिड कैप पैसिव फंड भी हो सकता है, लार्ज कैप फंड भी हो सकता है। बाकी जब आप फ्लेक्सी कैप में जो एलोकेशन, मल्टी कैप में एलोकेशन करना चाहते हो, वो एक एक्टिव फंड होना चाहिए, अल्फा जनरेट हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे पूछना है। मेरे पास सवाल तो बहुत है लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है। एक आखिरी सवाल अब ये पूछना होगा कि एक्टिव मैनेजर की स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं आपके फंड में, आप कैसे समझे, कैसे कंपेयर करें उसको। बहुत सारी बातें होती हैं जो एक्सपर्ट्स, जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि कितना वो कैश पर बैठे हैं वो देखिएगा, कितना एक्सपोजर है सेक्टर्स में वो देखिएगा, तुलना कीजिए पीयर्स से, तुलना कीजिए बेंचमार्क से। थोड़ा समय लगेगा एक आम निवेशक और रिटेल निवेशक को ये सब बातें समझने में, लेकिन एक गुरु मंत्र के तौर पे अगर मैं आपको पूछूं कैसे परखा जाए कि आपके फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं, रिटर्न्स को छोड़कर कैसे देखा जाए? मैं रिटर्न वाली चीज भी कहना चाहूंगा, लेकिन बहुत जरूरी है वो ये कि हम रोलिंग रिटर्न्स को इनफ इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखते हैं। तो क्या होता है, अगर 2020 में जब मार्केट गिरा और तभी कोई स्कीम लॉन्च हो गई, तो उस स्कीम की टाइमिंग बहुत अच्छी हो गई, और आज हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे, एग्जैक्टली 5 साल हुए हैं कोविड क्रैश को, तो वो स्कीम देगा कि पिछले 5 साल में वो नंबर 1 है अपनी कैटेगरी में, क्योंकि उसके पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न 2020 से मार्च 2025, 5 साल के पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन उसने मार्केट क्रैश नहीं देखा है। तो इसलिए एब्सोल्यूट रिटर्न से ज्यादा जरूरी है, आप गूगल करिए किसी भी स्कीम की रोलिंग रिटर्न देखिए, और जब कंपैरिजन कर रहे हैं रिटर्न्स का, तो ये देखिए कि उस फंड का रैंक उसकी कैटेगरी में रोलिंग रिटर्न्स में कहां है, जिससे पता चलेगा कि आपका फंड बुरे समय में आपके पैसे को बचा के रख सकेगा कि नहीं। इसके अलावा एक जो बहुत जरूरी क्वालिटेटिव फैक्टर है जिसपे मैं बहुत ध्यान देता हूं, वो ये कि कई बार ना हम 4 फंड्स के नाम सुनते हैं और उनके आकर्षण में आके उसमें निवेश कर लेते हैं और हम निराश होते हैं। मेरे लिए एक पर्टिकुलर फंड किसी एएमसी का क्या कर रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है कि उस एएमसी की जो फंड मैनेजमेंट टीम है और वो एएमसी जो ओवरऑल है, उन दोनों का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। यानी अगर उस एएमसी के 10 स्कीम्स चलती हैं, एक लार्ज कैप, फोकस्ड, वैल्यू, मिड कैप, तो ओवरऑल वो सारे फंड्स अपनी अपनी कैटेगरी में कैसा करते हैं। क्योंकि अगर आपके 10-20 फंड्स हैं ना, आपने निकाल रखे हैं, तो एक स्टार फंड होना तो लक से भी हो सकता है। तो आई एम लुकिंग फॉर कंसिस्टेंसी,
कि अगर आपके 5 फंड है तो पांचों फंड अपनी अपनी कैटेगरी में कैसे कर रहे हैं, तब मैं आपकी मैनेजमेंट टीम पे और उस एएमसी पे एट एन अम्ब्रेला लेवल ट्रस्ट कर सकता हूं। ये भी लोग मिस कर जाते हैं। प्रांजल, फिलहाल